कुछ दिन पहले मार्केट में एक नया शगुफा आया, लबूबू डॉल। लोग इसके पीछे कतई पागल, इसे शिद्दत से खरीदना चाह रहे थे, जैसे कोई पैदल चलने वाला साइकिल खरीदना चाहे और साइकिल से चलने वाला मोटरसाइकिल। ये सोशल मीडिया जो ना करवाए। अब ऐसे ट्रेंड कहाँ जाकर रुकेंगे ना आपको मालूम है ना हमें, लेकिन तब तक ऐसे गुड़िया बेचने वाले माला माल जरूर हो चुके होंगे, ये हम सबको मालूम है। अमेरिका में भी ऐसी ही एक गुड़िया बेचने वाली थी जो माला माल तो नहीं हुई, लेकिन जापान के लिए कुछ ऐसा किया जिसने अमेरिकी सरकार की नाक में दम करके रख दिया। गुड़िया व्यापार को एक मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल किया, खुफिया जानकारी जुटाई, कुछ साधारण सी चिट्ठियां लिखी जो असल में कोडेड जासूसी संदेश होते थे। कैसे फूटा उसका भांडा, कैसे जानकारियां सामने आई और वो कौन सी जानकारी लीक कर रही थी जिससे वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को फायदा हो रहा था। नमस्ते और स्वागत। मैं अभिषेक और तारीख में आज कहानी जासूस वेलवेली डिकिंसन की, जिसने अमेरिकी खुफिया तंत्र की एक समय धज्जियां उड़ाकर रख दी। जनवरी 1944 की दोपहर की एक बात है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कड़ाके की इस समय ठंड पड़ रही थी। गोल चश्मे वाली 50 साल की पतली दुबली छोटे कद की महिला, नाम था वेलवेली डिकिंसन। अपनी दुकान पर वो गुड़िया बेच रही थी। किसी को क्या पता था कि इस गुड़िया वाली औरत का एक गहरा राज है। इसी वजह से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI 1 साल से उसके पीछे थी। अब एजेंट्स अपनी चाल चलने के लिए तैयार थे। वेलवेली अपनी दुकान से निकली, कुछ कदम की दूरी पर बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की एक इमारत थी। इमारत में दाखिल हुई। उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि एजेंट लगातार उनका पीछा कर रहे थे, उनको चेस कर रहे थे। वो लॉकर रूम में घुसी, एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोला। जैसे ही नोटों का बंडल अपने हाथ में लेने को हुई ही थी, एजेंट्स उन पर तुरंत टूट पड़े। वेलवेली ने आसानी से हार नहीं मानी, चीखी, चिल्लाई, लातें मारी। काफी देर तक FBI एजेंट्स के साथ जूझती रही। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ी खबर छपी। खबर में लिखा था कि वो महिला मुश्किल से 5 फीट की रही होगी, 100 पाउंड के करीब वजन रहा होगा, फिर भी उसने बुरी तरह लड़ाई की। बैंक में मौजूद लोग हैरान थे, आखिर इस महिला ने किया क्या है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वेलवेली अमेरिका में रहकर जापान के लिए जासूसी कर रही थी। कौन थी वेलवेली? 12 अक्टूबर 1893 को कैलिफोर्निया में जन्म हुआ। 1913 में बर्कले के स्नेल सेमिनरी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1918 में BA, लेकिन डिप्लोमा मिला 1937 में। क्या वजह थी? वजह थी कि उन्होंने कॉलेज की कुछ किताबें वापस नहीं की थी, इस वजह से NOC नहीं मिल पाई थी। शुरुआती दिनों में वेलवेली ने कैलिफोर्निया फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन में काम भी किया। एक बैंक में बतौर क्लर्क भी सेवाएं दी। 2 शादियां की, दोनों टूट गईं। तीसरी शादी ली टेलर डिकिंसन से हुई। वो सैन फ्रांसिस्को में ब्रोकर थे। वेलवेली ने 1928 से 1935 तक उनकी फर्म में काम किया। यहीं लिखी गई जापानी जासूसी की पटकथा। कैसे? सुनाते हैं कहानी। टेलर की फर्म के कई जापानी ग्राहक थे, लिहाजा वेलवेली सैन फ्रांसिस्को जापान अमेरिकन सोसाइटी SFJAS का यहाँ पर हिस्सा बनी। इसी बीच दोनों पति पत्नी का एक घपला सामने आ गया। फर्म बंद करनी पड़ी, सोसाइटी से भी निकाल दिया गया। फिर एक जापानी डिप्लोमेट ने उनकी मदद की, जापान अमेरिकन सोसाइटी की मेंबरशिप बहाल कराई, उनके बकाया का भुगतान कराया। धीरे धीरे वेलवेली की जापान एम्बेसी में आवाजाही जो है वो बढ़ने लगी। जापानी नेवी अधिकारी उनके घर डिनर पर आने लगे। यहाँ तक कि डिकिंसन पब्लिक गैदरिंग्स में भी जापानी पोशाक ही पहना करती थी, जापानी गेटअप में ही रहती थी। वक्त गुजरा। 1937 में वेलवेली न्यूयॉर्क सिटी चली गई। कुछ दिन वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर में गुड़िया बेची, जैसा कि हमने आपको शुरू में रेफरेंस बताया था। इसके बाद 1938 में अपना खुद का कारोबार शुरू किया। यहाँ वो डॉल कलेक्टर्स को एंटीक गुड़िया बेचा करती थी। तमाम हॉलीवुड एक्टर्स भी उनके ग्राहक थे। उनके पति टेलर अकाउंट्स का काम देखते थे। इस समय 1943 में पति की मौत हो गई। उस वक्त वेलवेली के खर्चे उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा थे। उन्होंने कर्ज लेना शुरू किया। प्रथम दृष्टया ये सामान्य सी बात लग सकती है कि किसी के खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे तो उसने कर्ज लिया, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये कर्ज ही था जो संभवतः उन्हें जासूसी की तरफ लेकर गया होगा, या फिर ये कर्ज एक ढोंग भी हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि पति बीमार रहते थे,
उनके इलाज के लिए डिकिंसन को पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने जापान के लिए यूएस नेवी की जासूसी का काम मजबूरी में किया। जासूसी के उनके मकसद का एफबीआई भी ठीक ढंग से कभी पता नहीं लगा पाई। सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच ने 1944 में एक रिपोर्ट छापी। इसमें एक ऐसे जापानी व्यक्ति का जिक्र किया गया जो वेलवेली की दुकान में अक्सर आया जाया करता था। 26 नवंबर 1941 की एक बात आपको बताते हैं। हुआ क्या कि जापानी पोशाक पहने एक शख्स ने दुकान में प्रवेश किया। डिकिंसन को एक छोटा बंडल थमाते हुए कहा, मैं शायद फिर कभी ना आ पाऊं। डिकिंसन ने जवाब दिया कि फिर कभी मिल सकते हैं, शायद होनोलुलु में। नहीं, जापानी ने भड़कते हुए उत्तर दिया, होनोलुलु नहीं, यह बंडल संभवतः $25,000 का था। उस शख्स का नाम इचिरो योकोयामा था। वो जापानी नौसेना का एक अधिकारी था। संभवतः इसी के जरिए वेली खुफिया जानकारी लगातार पहुंचाती रही होंगी। खैर, वेली ने अमेरिकन नेवी की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस जापानी सरकार तक पहुंचाने के लिए अनोखा तरीका निकाला। वो अपनी चिट्ठियों में ओपन कोड का इस्तेमाल करती थी। इनका कोई नियत पैटर्न नहीं होता था, जिसे संदर्भ पता हो वो ही उन्हें डिकोड कर सकता था, अन्यथा वो सीधे सपाट एक संदेश थे। इससे पहले ऐसे कोड्स कम ही इस्तेमाल में देखे गए थे जिनमें अक्षरों की जगह शब्दों को बदल दिया गया हो। दरअसल वो तमाम एंटीक चीज़ें रखती थी, सो ऐसी ही चीज़ों की जानकारी देने की आड़ में गुप्त सूचनाएं भी आगे बढ़ाती थी, पहुंचाती थी। एक उदाहरण के जरिए आपको ये बात समझाते हैं। वेली ने सियामीज टेम्पल डांसर की एक मूर्ति को एयरक्राफ्ट करियर के तौर पर संदर्भित किया गया था। एक चिट्ठी में वेली ने लिखा, आई जस्ट सिक्योर्ड अ लवली सियामीज टेम्पल डांसर, इट हैड बीन डैमेज्ड, दैट इज टोर इन द मिडल बट इट इज नाउ रिपेयर्ड। एफबीआई ने इसे कुछ इस तरह से डिकोड किया। आप देखिए किस तरह से एक संदेश को डिकोड किया गया। एफबीआई ने डिकोड किया कि मुझे अभी एक शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानकारी मिली है। यह क्षतिग्रस्त हो गया था, बीच में टॉर्पीडो से टकरा गया था, लेकिन अब इसकी मरम्मत हो चुकी है। वेली ने अपनी चिट्ठियों में अमेरिकी नेवी शिपयार्ड को डॉल हॉस्पिटल कहा था, फिश नेट्स को एंटी सबमरीन नेट्स के तौर पर पेश किया था। ऐसे ही और भी तमाम कोड्स उनके लेटर्स में होते थे। वेली को ये जानकारी मिल कहाँ से रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल 1942 की शुरुआत में वेली और उनके पति यूएस के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की लगातार यात्रा करते थे। वहाँ लोकल्स से बातों बातों में जानकारियाँ जुटाते और लेटर लिखकर अर्जेंटीना के एक पते पर भेजा करते थे। डिकिंसन सेंडर के कॉलम में अपना नाम नहीं डालती थी, बल्कि अपने किसी डॉल कलेक्टर का नाम पता सेंडर के कॉलम में डाल देती थी। अब सवाल ये उठता है कि दोनों पति पत्नी पकड़े कैसे गए। हुआ यूं कि जापान ने अर्जेंटीना का वो पता निष्क्रिय कर दिया जिस पर डिकिंसन खत भेजा करती थी। लिहाजा उनके भेजे 5 खत यूएस वापस आ गए। इन्हीं के जरिए वेली की जासूसी प्रथम दृष्टया पकड़ी गई। सबसे पहला शक उस लेटर से हुआ जो मैरी वालिस के नाम से ओहियो से भेजा गया था। इसमें 3 प्यारी आयरिश गुड़ियों का जिक्र था। एफबीआई को ये संदिग्ध लगा, लिहाजा जो 5 खत वापस आए थे, एजेंसी ने उनके सेंडर्स से बात की। वो सभी अचंभित थीं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे लेटर्स लिखे ही नहीं थे। असल में इन 5 महिलाओं में एक कॉमन कड़ी थी कि ये वेली की कस्टमर कभी ना कभी रही थी। इसी बीच एफबीआई को यह भी पता चला कि डिकिंसन की आर्थिक दिक्कतें 1941 में अचानक खत्म हो गई थी। गिरफ्तारी के समय उनके लॉकर से करीब $15,000 मिले। वेली ने शुरू में दावा किया कि यह पैसा बीमा बचत और उनकी दुकान का है, लेकिन बाद में एफबीआई को बताया गया कि उन्हें यह पैसा अपने पति के मरने के समय उनके बिस्तर में मिला था। एफबीआई एनालिस्ट एलिजाबेथ स्मिथ फ्रीडमैन ने वेली के लेटर्स को डिकोड करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जनवरी 1944 में एफबीआई ने वेली को गिरफ्तार भी किया। वो पहली अमेरिकी महिला थी जिन्हें युद्ध के समय जासूसी करने के लिए पॉसिबल कैपिटल पनिशमेंट मिला। पॉसिबल इसलिए क्योंकि अंतिम फैसला कुछ और ही था। हालांकि वेली ने अपने पति ली टेलर को असली जासूस बताया और यह भी कहा कि उनकी दुकान में $25,000 भी ली ने ही योकोयामा से लिए थे। एफबीआई ने इन दावों पर यकीन नहीं किया। सबूत बताते हैं कि वेली योकोयामा को ली से पहले से जानती थी और ली के डॉक्टर ने भी बताया था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सबूत की कमी के चलते वेली की जासूसी का दोष कोर्ट में साबित नहीं हो सका, लिहाजा उन्हें सेंसरशिप उल्लंघन के आरोप में दोषी करार दिया गया। शर्त यह रखी गई कि वो जापान की खुफिया जानकारी यूएसए को अब देंगी। एफबीआई ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन सिर्फ इतना ही साबित कर सके कि पर्ल हार्बर हमले के बाद से वेली जासूसी कर रही थी। ये वही जापानी हमला था जिसके बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदा था। 1960 के दशक में अमेरिकी सरकार ने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। इससे पता चला कि वेली काफ़ी पहले से ही जापान के लिए अमेरिका में रहकर जासूसी कर रही थी। बहरहाल वेली को 10 साल की कैद हुई। करीब 6.5 साल बाद 1951 में वो पैरोल पर बाहर आईं। अपना नाम कैथरीन स्टेफनिस रख लिया।
कहते हैं कि न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में उन्होंने कुछ समय नौकरी भी की, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। 2001 में FBI ने वेली वेली की फाइलें जारी करने से इनकार कर दिया। इसके लिए तर्क दिया गया कि उनकी मौत साबित अभी तक नहीं हुई है, लिहाजा ऐसा करना निजता का हनन होगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1961 में वेली वेली की मौत हो गई थी, लेकिन हेराल्ड एंड रिव्यू नाम के अखबार ने 2018 में यह छापा कि डिकिंसन की मौत 1980 में हुई थी। यानी इसे लेकर काफ़ी अलग अलग मत हैं। तो ये कहानी थी एक जासूस की। हम पहले भी तारीख में अलग अलग स्पाइस की कहानी, चाहे उनका रोल कितना भी संदिग्ध रहा हो या अलग अलग चश्मों में सकारात्मक या नकारात्मक अलग अलग पक्षों के लिए दिख रहा हो, हमने उनकी कहानी आपके सामने रखी। उसी कड़ी में ये भी कहानी थी। आज का अंक लिखा है हमारे साथी अनुभव ने। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।